तो एक टॉपिक बच गया था हम लोग का गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये लास्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा, प्लेन को मतलब आप समझ सकते हैं, पेपर जैसे बॉडी है तो बोर्ड एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ना। जैसे ये कॉपी समझिए, तो ये कॉपी एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसके सरफेस पर यानी जिसके एरिया पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर है। और इसके बहुत ही नज़दीक कोई पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो हम लोग जो प्लेन शीट बनाएंगे बोर्ड पर वो इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा प्लेन शीट होगा, समझ गए बात को। और इसके नज़दीक में कोई पॉइंट ले करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आइए देखिए, तो अब ऐसा लुक देने के लिए डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं। आपको लगता होगा कि प्लेन शीट कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है, समझ गया बात को। और इसके सरफेस पर हम लोगों ने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके सरफेस पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मान लेते हैं कि इस पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा के बराबर है। चार्ज डेंसिटी यहाँ पर जो होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। समझ गया बात को। सिग्मा ये मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसके कहने का मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर चार्ज का वैल्यू सिग्मा होगा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा होगा, है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं चार्ज ऑन एरिया, चार्ज ऑन एरिया, चार्ज ऑन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ये बराबर सिग्मा के होगा, है ना। इसी का मतलब हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मान लेते हैं कि इसके नज़दीक कोई पॉइंट है P और इसी P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो देखिए, लेट अस कंसीडर an infinite plane sheet of charge, infinite plane sheet of charge, infinite plane sheet of charge। ठीक है। with charge uniformly distributed, with charge uniformly distributed over its surface, over its surface। ठीक है। और P एक पॉइंट है जो बहुत ही क्लोज है उस शीट के, समझ गए। P इज अ पॉइंट वेरी क्लोज टू द शीट, very close to the sheet, very close to the sheet, where we have to calculate the where we have to calculate the
इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे आपको निकालना है वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये तो आपका प्रेजेंटेशन हो गया। अब पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एज यूजुअल आप जानते हैं कि आप एक गॉसियन सरफेस यानी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस आप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ही आपको पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए करना क्या है, करना ये है कि पी के अराउंड एक छोटा सा सर्किल बनाइए जो शीट के प्लेन के बिल्कुल पैरेलल हो। पी के अराउंड एक छोटा सा सर्किल बनाइए जो शीट के प्लेन के बिल्कुल क्या हो, पैरेलल हो। चलिए, ये एक सर्किल बनाया और इस सर्किल का एरिया आप मान लो कि ए के बराबर है। पी के अराउंड एक छोटा सा सर्किल बनाया, पी के अराउंड एक छोटा सा सर्किल बनाया, सर्किल का एरिया ए के बराबर कंसीडर किया और शीट से जितनी दूरी पर पी है उतनी ही दूरी पीछे एक और पॉइंट आप कंसीडर कर लें। समझ गए बात को? देखिए बोर्ड पर, शीट से जितना आगे पी है उतना ही पीछे एक और पॉइंट आप कंसीडर कर लें और मान लें कि वो पी डैश है और पी डैश के अराउंड एक वैसा ही सर्किल बनाएं जिसका एरिया ए के बराबर हो और वो शीट के प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो। सेम एरिया का बनाया, बात फॉलो किए, क्लियर है? अब इन जब दोनों सर्किल के ईच पॉइंट्स को जब मिलाएंगे, समझ गया बात को, तो एक सिलेंडर का फॉर्मेशन होगा। देखिए, ये एक सिलेंडर का फॉर्मेशन हुआ और यही सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। यही सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा और यहां पर जो एरिया कट होगा शीट के ऊपर, वो एरिया भी ए के बराबर होगा, वो एरिया भी ए के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस का फॉर्मेशन करेंगे। बात आई समझ में, है ना? दिस इज द मेथड टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। क्लियर है? देखो, अराउंड P we draw a small circle of area A parallel to sheet, of area A parallel to sheet. Clear है? This circle is, या taking this circle as a cross section, we draw a cylinder as shown in the figure. Taking this circle as a cross section, we draw a cylinder as shown in figure. We draw a cylinder as shown in figure. बात फॉलो किए? और जैसा कि मैंने कहा कि शीट से जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पीछे आपका P डैश है। समझ गया बात को? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। L मान लो फिल आने के लिए और इसको भी आप L मान लीजिए। बात फॉलो किए? तो आपका ये गॉसियन सरफेस बन गया। 10 एज अ सिलेंडर के रूप में, 10 एज अ सिलेंडर
we get a गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर के रूप में हमको मिला गॉसियन सरफेस। समझ में आ गई बात? और अब वही पुराना काम कि पहले गॉसियन सरफेस से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद गॉस लॉ लगा करके इक्वेट करेंगे तो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लें। बोलो हमार क्लियर है? यस सर। चलिए आइए, आपको कितनी बार बता चुके हैं कि सिलेंडर के अंदर तीन सरफेस होता है। ये वाला सर्किल हुआ, ये वाला सर्किल हुआ और ये कर्व्ड सरफेस हुआ। चलो सबसे पहले इस सर्किल को लो, राइट सर्किल को लो, तो आप जानते हैं कि उसका एरिया वेक्टर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो सर्किल का ओरिएंटेशन ऐसे है तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये होगा और गॉसियन सरफेस से आउटवर्ड होगा। तो ये डायरेक्शन हुआ एरिया वेक्टर का। और पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज से अवे होगा, तो ये डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ। बात आई समझ में? चलिए, तो इसका नाम अगर हम राइट सर्किल दे दें तो आप पहले फ्लक्स निकाल लीजिए। राइट सर्किल के ऊपर फ्लक्स निकालना किस पर? राइट सर्किल के ऊपर। देखिए, हाँ देखिए, फ्लक्स ओवर राइट सर्किल, फ्लक्स ओवर राइट सर्किल यानी φ1। अब φ1 का वैल्यू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। और फिगर देख के बताओ कि दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। हाँ, मतलब EA अब cos 0 डिग्री, अब cos 0 डिग्री 1 और ये बच गया EA, ये बच गया कितना? EA। वैसे ही आप लेफ्ट सर्किल पर आइए। लेफ्ट सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर और गॉसियन से आउटवर्ड आपका एरिया वेक्टर होगा। ये आपका एरिया वेक्टर हुआ, ये आपका एरिया वेक्टर हुआ। और चार्ज चूंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज से अवे होगा, तो ये डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ। और अब आप इस लेफ्ट सर्किल पर फ्लक्स को कैलकुलेट कर लें तो फ्लक्स ओवर लेफ्ट सर्किल यानी φ2 और φ2 बराबर ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। बोलो, और दोनों के बीच में फिर एंगल कितना? 0 डिग्री बराबर EA इंटू cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 यानी ये बराबर भी कितना आ गया? EA। तो आपने राइट सर्किल और आपने लेफ्ट सर्किल पर फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया। अब बचता है कर्व्ड सरफेस। अब क्या बचता है? कर्व्ड सरफेस। अगर आप कर्व्ड सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो बताओ उसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या? बोलो, सरफेस के। हाँ, एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्शन हुआ एरिया वेक्टर का। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज से अवे, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि चार्ज से अवे होगा, तो अब बताओ कि दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। फ्लक्स 0 हो जाएगा। देयरफॉर फ्लक्स ओवर कर्व्ड सरफेस यानी φ3, और φ3 का वैल्यू कितना? 0। φ3 का वैल्यू कितना? 0। अब आप निकाल सकते हैं कि इंटायर गॉसियन सरफेस पर नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना हुआ। समझ गए? अब आप निकाल सकते हैं कि इंटायर गॉसियन सरफेस पर नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना हुआ। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो,
नेट फ्लक्स ओवर इंटायर गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स ओवर इंटायर गॉसियन सरफेस यानी फाइव, और फाइव बराबर यहाँ आया था ई ए, यहाँ ई ए और यहाँ जीरो, यानी 2EA, 2 इंटू कितना ई ए, इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। बोलो क्लियर है। और अब लगाते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अनुसार नेट फ्लक्स बराबर क्यू इंटरनल का मतलब कि गॉसियन के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय कितना एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इंटरनल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये उठता है कि गॉसियन के अंदर कितना चार्ज है, क्यू इंटरनल कितना होगा। देखो गॉसियन सरफेस जिस तरह से पास किया है उसने पूरे शीट को सिर्फ इतने ही एरिया में इंटरसेक्ट किया है, जिसका एरिया कितना के बराबर है, ए के बराबर है। यानी इस ए एरिया में जितना चार्ज होगा, समझिए बात को, ए एरिया में जितना चार्ज होगा वही माना जाएगा गॉसियन के अंदर का चार्ज। समझ गया बात को, फील के साथ समझो। इस ए एरिया में जितना चार्ज होगा वही गॉसियन के अंदर का चार्ज माना जाएगा। तो देखिए अब ये निकाल लो कि ए एरिया में कितना चार्ज है। यहाँ लिखा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज है, सिग्मा। समझो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज है, सिग्मा। तो चार्ज ऑन एरिया ए बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज सिग्मा है, तो चार्ज ऑन एरिया ए कितना हो जाएगा, बोलो सिग्मा ए। इसका मतलब कि क्यू इंटरनल का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा ए, ये बराबर सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। क्लियर है। तो ये भी आपके फ्लक्स का वैल्यू हुआ 2EA और ये भी आपके फ्लक्स का वैल्यू हुआ सिग्मा ए डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों को इक्वेट कर दें फ्रॉम 1 and 2 तो बताओ 2EA बराबर सिग्मा ए डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। आपका ए से ए कैंसिल और ई का वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। आपका रिजल्ट डिराइव हो गया। कोई भी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो और उसके नजदीक आपने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही होगी, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो स्क्रीनशॉट लो। हो गया, जी सर हो गया। देखो क्या रिजल्ट प्रूफ किए आपने। रिजल्ट ये प्रूफ किया कि अगर आपके पास कोई प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर मान लीजिए कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इसके नजदीक अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो ये कि पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, है ना। शीट के बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज से अवे होगा। ये डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। बात फॉलो किए। देखिए
अगर मान लीजिए रिजल्ट ये भी हो सकता था कि अगर शीट पर मान लो कि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और मान लीजिए कि सिग्मा सिग्मा नहीं कहो तब माइनस सिग्मा, क्या बोलो, माइनस सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और अब पूछें कि इसके नजदीक किसी भी पॉइंट को लें और पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन क्या होगा। तो पहली बात कि पी पर फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल शीट के परपेंडिकुलर होगा और चार्ज अगर नेगेटिव है तो चार्ज के टुवर्ड्स होगा। हाँ, चार्ज के टुवर्ड्स होगा। ये डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लिखने के समय माइनस सिग्मा मत लिखना, प्लस सिग्मा ही लिखना। क्या लिखना, बोलो क्या लिखना, प्लस सिग्मा ही लिखना। हाँ, प्लस सिग्मा ही लिखना। समझ गया बात को। तो प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। बात आई समझ में। तो अब आपके गॉस लॉ का कंप्लीट एप्लीकेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ गए। जितने भी एनसीईआरटी में डेरिवेशन थे वो सारा मैंने आपको करवा दिया, जिसमें एक एक्स्ट्रा भी करवाए हैं, चार्ज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वो एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ सरफेस का चार्ज है। समझ गया बात को। वो मैंने एक्स्ट्रा करवाया क्योंकि उसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गॉस लॉ का सारा एप्लीकेशन आज आपका खत्म होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, हो गया, बोलो। जी सर। अब अगर मान लो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं। देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम। मान लो कि ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मान लो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसके ठीक पैरेलल एक दूसरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। इसके ठीक पैरेलल एक दूसरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और इस पे चार्ज निगेटिव है। इस पे चार्ज कैसा है, बोलो, निगेटिव है। निगेटिव एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। और इस पे चार्ज डेंसिटी का वैल्यू माइनस सिग्मा है। और मान लो कि दोनों के बीच में एक पॉइंट लिया है ना, और आपको कहा जाए कि पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, समझ गया बात को। तो दोनों ने मिल करके पी पर फील्ड को प्रोड्यूस किया। हम दोनों का फील्ड पी पर लिख करके उसके रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। इसका नाम दे दो शीट फर्स्ट, इसका नाम दे दो शीट सेकंड। और अब आप पहले शीट की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो पहले शीट पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, चार्ज से अवे। तो ये डायरेक्शन हुआ E1 का, ये डायरेक्शन किसका हुआ, E1 का। अब ये सेकंड शीट, चार्ज कैसा है उस पर, नेगेटिव, फील्ड का डायरेक्शन शीट की तरफ, शीट की तरफ इधर नहीं ना होगा, हाँ इधर होगा, हाँ शीट की तरफ। इस डायरेक्शन में आपका सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो हमारा। यस सर, क्लियर है। हाँ, इस शीट की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस शीट की वजह से भी पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। अब बताओ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो सिंपली ऐड हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, 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 यानी ई बराबर डायरेक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड को, ये बात याद रखिएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे। यानी E1 का मैग्नीट्यूड प्लस क्या, E2 का मैग्नीट्यूड। बोलो E1 का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब प्लस E2 का मैग्नीट्यूड, इसका मॉड ले लेना, इसका क्या ले लेना, मॉड, हाँ माइनस मॉड कर दें तो जीरो आंसर आ जाएगा, सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 2 इंटू सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, रिजल्ट आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ दोनों शीट के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सिग्मा इसका बाई वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। बनाने को आप क्वेश्चन ये बना सकते हैं होमवर्क में कि अगर एक पॉइंट इधर ले लें ए, मतलब दोनों शीट के राइट बोलो, और एक पॉइंट इधर ले लें बी, दोनों शीट के लेफ्ट, तो आप होमवर्क में कर लेंगे कि ए पर और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निकाल सकते हैं आप ए पर और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन मिल करके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो गया वर्बली, समझ गए। होमवर्क में आप निकाल लेंगे कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी। बात फॉलो किए, हमको लगता है बहुत इजीली बन जाएगा, स्क्रीनशॉट लो, वो देख लीजिएगा।